तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं होता? निम्न में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं होता? देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों, हम आपसे बोले कि एक संख्या लिख दी हमने ये 3, ये आपने लिख दी 33, ठीक है, और आपसे पूछे बताइए अगर इसका वर्ग करते हैं तो इसके अंत में क्या होगा। आपसे क्या पूछे, उल्टा पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर 33 का वर्ग करें तो इसके अंत में क्या होगा, अंत में होने का मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम इसका 33 का वर्ग करते हैं तो हमें पता है इकाई का अंक देखने के लिए केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो फलानी कुछ भी संख्या आएगी 33 का वर्ग, लेकिन आपको पता है इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता। आपसे क्या पूछा गया, 4 नहीं आता, मतलब इनमें से कौन सी संख्या का आप क्या करें, वर्ग करें जिसके अंत में 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा तो आप देखिए, अगर आप इसका वर्ग कर दें, आप इसका भी वर्ग कर दें, आप इसका भी वर्ग कर दें और आप इसका भी वर्ग कर दें, वर्ग करने में आपको क्या देखना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कैसे देखा जाता है, केवल इकाई के अंक की सहायता से। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, मतलब यहाँ कोई भी संख्या मिलेगी लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4। तो पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर कितना है, 8, तो 8 का वर्ग कितना हो, 64, मतलब 718 का कुछ भी वर्ग हो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 4। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल। क्लियर हो रही बात, तो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। अब आप देखिए अगली है 872 का वर्ग, तो आप 2 का वर्ग फिर से करेंगे तो आपको कोई बड़ी सी संख्या मिलेगी जिसके इकाई का अंक क्या होगा, 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4, तो ये भी कट गया। इन्होंने पूछा है 4 नहीं आता, ले दे के क्या बचा आपके पास, ले दे के डी बचा, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए आप 6 का वर्ग यदि करते हैं तो आपको पता है एक कोई बड़ी सी संख्या मिलनी है, उसके इकाई का अंक क्या होगा, 6, 6 का वर्ग 36, 36 में इकाई का अंक 6। क्लियर, तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते जा रहे हैं और आप भी करेंगे। क्लियर, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा 3 अक्टूबर 2018 का जो फर्स्ट पेपर था जेल प्रहरी का, जो सुबह की शिफ्ट वाला, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन था। और हमने आपको बताया था कि संतुष्ट करने के लिए अगर कंडीशन आ जाए, जैसे हमने लिखा x + y - 3 = 0, ठीक है, और हम बोलें कि बताइए इसको कौन से बिंदु संतुष्ट करेंगे। ये आपने जनरल आपको दे दिया कि 2 और 1, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो बताइए ये जो बिंदु है 2, 1 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप x और y का मान इसमें रखें और आपको 0 = 0 आ जाए तो मतलब वो संतुष्ट करते हैं। तो अब आप देखिए अगर यहाँ 2 रखते हैं, 2 + 1 - 3 बराबर में कितना बच्चों, 0, तो ये 3 - 3 आपको क्लियर दिख रहा है 0, तो 0 = 0 आ रहा है कि नहीं, तो मतलब ये जो बिंदु है 2, 1 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक, संतुष्ट करने का मतलब क्या है, ये बिंदु से ये रेखा होकर जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा बिंदु से होकर गुजरती है। कौन से बिंदु से, मूल बिंदु से। कौन से बिंदु से, मूल बिंदु से। अब हम मूल बिंदु की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस तरीके से, तो जहां ये काटती हैं वहां जो बिंदु बनता है वो मूल बिंदु कहता है। उसको उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0, यानी कि उसमें x 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0, यानी कि वहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अगर रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है मतलब कि वो उस रेखा पर स्थित होगा, मूल बिंदु अगर उस रेखा पर स्थित होगा मतलब x की जगह पे आप 0 और y की जगह पे 0 रखें रेखा में, तो वो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, x की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 - 0, 0, ये संतुष्ट कर रहा है बिल्कुल। अगर यहाँ हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, लेकिन 0 बराबर किसके, 4 के, तो ये नहीं कर रहा। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 और ये 0, भाई x 0 और y 0 रखना है, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ 0 रखते हैं और यहाँ 0 रखते हैं तो 0 - 0 तो 0 आएगा, तो यह भी संतुष्ट नहीं कर रहा। केवल ऑप्शन 1 आपका आंसर है और वही रहेगा, एक ही। तो बात आपको ये समझनी है सबसे पहले तो कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं तो और मूल बिंदु क्या होता है।
तो मूल बिंदु की हमने बात की कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इसमें एक तो एक्स अक्ष होती है, ठीक, और दूसरी क्या होती है बच्चों, वाई अक्ष होती है। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। जो लेटी हुई रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। खड़ी हुई रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक। और ये दोनों जहां काटती हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, 0,0, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक रेखा जो है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, अगर रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा कुछ है। मूल बिंदु से होकर गुजरती है मतलब वो मूल बिंदु रेखा पर स्थित है। वो मूल बिंदु क्या है, रेखा पर स्थित है। अगर वो मूल बिंदु रेखा पर स्थित है मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक उस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0 यदि हम रेखा के समीकरण में रखते हैं तो जो हमें संतुष्ट कर देगा वो आंसर। तो जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा तो 0 का गुणा 2 से करोगे 0, 0 का गुणा 3 से करोगे 0, 0 माइनस 0 0, यही संतुष्ट कर रहा था आंसर। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर, सारी बातें क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 21 कम है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 21 कम है तब समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप है। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप आपको बतानी है। देखिए हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो संगत कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, ठीक। अगर संगत कोण की बात करें तो क्या कहलाते हैं, देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। अब संगत कोण की बात करें तो ये वाला कोण अगर ए है तो ये वाला कितना होगा, बी होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, ये भी होगा और ये भी क्या होगा, बी होगा। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज़ तो हमें ये सीखने को मिल गई यहाँ से कि विपरीत कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, संगत कोणों का योग 180 होता है। यानी कि संगत कोण की अगर बात करें तो संगत कोण कैसे होते हैं, संगत कोणों का योग 180 होता है। का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक। संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक कोण ए है तो उसके संगत दूसरा कौन सा है, बी। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 21 कम है। तो हमने सबसे छोटा कोण मान लिया कि यहाँ पर छोटा कोण क्या है, ए है, ठीक है। सबसे छोटा कोण क्या है, ए है। तो एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 21 कम है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने यानी कि 2a से 21 कम है, उसमें से क्या कर दो, 21 घटा दो। तो ये दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। ये दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। ये तो कह रहे हैं यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 21 कम है। तो देखिए आप दो ही कोण बन रहे हैं यहाँ पर, विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये बी है तो ये भी बी है। और संगत कोणों का योग 180 होता है। यही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो अब हम किसी को भी मान लिया, अगर हमें एक छोटा कोण क्या मान लिया, ए मान लिया, तो इन्होंने बोला किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है। तो सबसे छोटा कोण क्या मान लिया हमने, ए, उसका दुगना 2a। अगर उसमें से 21 घटा दें तो क्या होता है, एक कोण मिल जाता है। तो ये एक कोण मिल गया आपको। एक कोण कौन सा, बी मिल जाता है। सबसे छोटा तो आपने मान लिया था ना ए, तो आपको इसको हटा देना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इन्होंने जो बोला है उस चीज़ को आप अप्लाई करते जाइए। इन्होंने बोला कि सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है, तो सबसे छोटा हमने ए मान लिया। तो एक जो दूसरा कोण होगा बी, वो कितना होगा, इसके दुगने से 21 कम होगा। तो अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 180। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए तो ए रहेगा, बी की जगह पे 2a माइनस 21 बराबर कितना, 180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 21। आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 10 की 0 हासिल 1 201।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब आपको 201 को भाग लगाना है किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 18, 2 बचेगा 3 7 21, यानी कि 67 डिग्री। तो ये तो छोटा वाला कोण आ गया, आपसे पूछा गया तब समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप, ये तो छोटा वाला आ गया क्योंकि ये हमने छोटे वाले को माना था। तो बड़े कोण की माप कैसे निकालेंगे, तो बड़ा कोण बी है, या फिर आप जानते हैं कि इनके दोनों कोणों का योग कितना 180 होता है, तो अब आप 180 में से माइनस कर दीजिए, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से क्या माइनस करना है आपको, 67। तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, 7 जाएगा तो 113 डिग्री। तो बड़े कोण की मान कितनी आ गई, 113 डिग्री आ गई। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ऑप्शन ए। क्लियर है बात, ठीक। चीज़ों को समझते जाइए। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होगी कि समांतर चतुर्भुज में होते जरूर 4 कोण हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 2 ही हैं। समांतर चतुर्भुज में कितने कोण हैं, 1 2 3 4 हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या बनती है कि संगत कोणों का योग 180 होता है और विपरीत कोण बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये वाला कोण अगर बी है तो ये भी बी है। तो फाइनली मतलब इसमें है कितने कोण, 2। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एक कोण है वो सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है। तो सबसे छोटा हमने कितना मान लिया, ए मान लिया, उसका दुगना और उसमें से 21 कम कर दिया तो क्या मिल गया, बी मिल गया। अब हम जानते हैं कि संगत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आपका एक कोण अगर ए है तो इसका बी क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पर ये संगत, यहाँ पर ये वाला भी संगत, दोनों ही संगत है। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, यहाँ से ए का मान निकाला कितना है, 67, यानी कि छोटा वाला कोण मिल गया। आपसे पूछा क्या है, बड़ा कोण। तो हम जानते हैं संगत कोणों का योग 180 होता है, तो हमने क्या कर दिया, 180 में से 67 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 113। तो इस तरीके से देखिए आपने कितने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए से 25 अधिक है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए से क्या है, 25 अधिक है, तथा कोण सी कोण ए के 4 गुने से 5 अधिक है। सबसे बड़ा कोण है, आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे पहले चीज समझ लें कि एक जो त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं, उसमें 3 ही कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो अगर हमने ए बी और सी एक त्रिभुज लिया तो इसमें एक कोण अगर हमने मान के चलिए एक्स माना, एक हमने वाई माना और एक जेड माना, तो कितने कोण होंगे, 3। और एक चीज और सीख लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, इन्होंने बोला कि त्रिभुज में कोण बी कोण ए से 25 अधिक है तथा सी कोण ए के 4 गुने से 5 अधिक है। तो ये कंडीशन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि कोण बी कोण ए से 25 अधिक है। तो कोण बी किससे, कोण ए से कितनी अधिक है, 25 अधिक है। मतलब अगर आप कोण ए में 25 जोड़ेंगे तो कोण बी के बराबर आएगा, पहली चीज हो गई। दूसरी, कोण सी कोण ए के 4 गुने से 5 अधिक है। कोण सी कोण ए के 4 गुने से, तो 4 गुना कर दीजिए ए का। तो कोण सी कोण ए के 4 गुने से 5 अधिक है, मतलब इसमें आपको 5 और जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, 5 डिग्री अधिक है। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो कोण ए है वो भी, सॉरी कोण जो बी है वो भी ए के रूप में आ गया, और कोण सी है वो भी किसके रूप में आ गया, ए के रूप में आ गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे एक्स वाई जेड मत लिखना, इसकी जगह पे ए बी सी ही लिख लीजिए डायरेक्ट। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कोण ए की वैल्यू तो कोण ए ही रख रहे हैं हम, बी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, कोण ए प्लस 25। अब अगर बात करें कोण सी की जगह पे तो क्या आएगा, 4 कोण ए प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए ए और ए कितने बार आ गया भाई, 4 और 1 5 और 1 6 बार, तो ये तो हो गया आपका 6 कोण ए। ठीक, इसके बाद देखिए 25 और 5 30, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 माइनस हुआ तो 150 डिग्री। तो अगर हम कोण ए की वैल्यू की बात करें तो कोण ए कितना निकल कर आ गया बच्चों, 150 डिग्री को भाग लगाते 6 से, तो 25 छिक्का 150 होता है, तो कोण ए कितना आ गया, 25। 6 से कितने बार कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 डिग्री आ गया कोण ए का मान। अब कोण ए आ गया तो कोण बी भी निकाल सकते हैं आप। कोण बी कितना था, ए प्लस 25,
अच्छा ए की वैल्यू 25, 25 में 25 जोड़ देंगे तो कोण बी कितना आ गया बच्चों, कोण बी आ गया आपका 50 डिग्री। अब हम बात करते हैं कोण सी की। तो कोण सी क्या था, कोण सी था ए का 4 गुना प्लस उसमें क्या करना है आपको 5, तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा यही आएगा। 25 चौको कितना हो जाएगा 100 और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसमें क्या कर देंगे आप, देखिए ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 है। अब 25 चौको 100 उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे यही चीज पूछी गई कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा कोण आपका क्या 25 है, 50 है, 105 है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी 105। यही आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा कोण है, तो आपने बोल दिया 105 डिग्री है। तो देखिए क्या चीज़ याद रखनी है, पहली चीज़ ये याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते थे, जो कंडीशन आपको दी है वो आप मान लीजिए, उस हिसाब से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए कि ए की वैल्यू एज्यूम करिए, तो उसमें क्या होगा सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू एज्यूम करें, फिर बी आपको मिलेगा, फिर सी सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि आप सीधी सीधी जो कंडीशन दी है उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो हमने भी सीधा सीधा कर लीजिए, क्या करिए भाई, कोण बी जो है वो कोण से 25 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हमने कोण ए को ए मान लिया, कोण बी ए से 25 अधिक है तो 25 जोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कोण सी कोण ए के 4 गुने से 5 अधिक है, तो कोण ए का 4 गुना करके उसमें 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो कोण सी आ गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो बी की जगह पे ए के फॉर्म वाली वैल्यू रख दी और सी की जगह पे जो ए के रूप में वैल्यू थी वो रख दी, यहाँ जोड़ दिया तो 6 से आ गया, ये आपका 6 कोण ए आ गया, बराबर में 150 हो गया। 25 और 5 30 उस तरफ गया तो माइनस हो गया। तो इस प्रकार आंसर कितना आ गया, आपसे पूछा सबसे बड़ा कोण तो 105 डिग्री आ गया। क्लियर है, कोई भी इशू नहीं रहेगा आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में, अब आप बना लेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो समपूरक कोण का अंतर 48 है तब बड़ा कोण है। आपसे क्या बोल रहे हैं, दो समपूरक कोण, पूरक और संपूरक दो तरीके के कोण होते हैं। दो संपूरक कोणों का योग कितना है, अंतर 48 है। सॉरी, क्वेश्चन दिया है यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 है तब बड़ा कोण ज्ञात करें। तो देखिए इसमें दो टर्म्स होते हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है। पहली चीज तो पूरक, कौन से कोण होते हैं, पहला होता है पूरक कोण। तो अगर हम पूरक कोण की बात करें तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना है 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं आपके पूरक कोण कहलाते हैं। और अगर हम संपूरक कोण की बात करें तो ऐसे दो कोण बच्चों जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिनका योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। अगर हम बोलें कि ए और बी एक दूसरे के संपूरक कोण है तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो दो तरीके के कोण यहाँ पर होते हैं, एक तो हम बात करते हैं पूरक कोण, एक संपूरक कोण की। अब आपसे यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं कि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 है तब बड़ा कोण है, तब बड़ा कोण है। आपको बताना है कि बड़ा कोण कौन सा है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए, अब हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। इस चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं होना है, लेकिन हमें जानना था कि पूरक क्या होता है। ठीक है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पर अंतर कितना दिया इनका a माइनस बी 48 दिया। तो आपसे क्या पूछा है, बड़ा कोण। ध्यान रखना जब भी आपके पास इस तरीके का इक्वेशन आता है कि जहाँ एक a प्लस बी में और एक a माइनस बी में है, बड़ी वाली वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। जोड़ दीजिए, 180 में 48 जोड़ेंगे 8, 8 4 1 की 2 वहाँ से लेख 228, और इसको किससे भाग लगा दीजिए 2 से। 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 114। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, मतलब a बड़ा कोण है। अब आप कैसे कहेंगे कि सर a बड़ा कोण है, आपने कैसे कह दिया। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी तो 180 आ रहा, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि कौन सा बड़ा है और b, लेकिन a माइनस बी क्या आ रहा है 48 आ रहा, मतलब प्लस का आ रहा। तो अगर प्लस का आ रहा तो समझिए बच्चों, अगर हम 5 में से 4 माइनस करेंगे तभी प्लस का 1 आएगा, अगर हम 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, a बड़ा कोण है। और हम जानते भी हैं ये चीज़ कि अगर दो समीकरण एक a प्लस बी के रूप में हो और एक a माइनस बी के रूप में हो और बड़े की वैल्यू आपको निकालनी हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, बड़े की वैल्यू आ जाएगी 114। आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्लियर हो रही बात। देखिए क्या दिया था, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 है। ठीक है, अब देखिए अंतर का केस बने तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या दूसरा तरीका, इन्होंने बोला दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है 48 है,
मतलब एक संख्या दूसरे से क्या है 48 ज़्यादा है, एक संख्या दूसरे से क्या है 48 ज़्यादा है। और हमने आपको ये बताया कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो अगर उनका अंतर कितना 48 है, इसका मतलब ये है कि एक संख्या दूसरे से 48 ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि अपने ऑप्शन में से 48 माइनस करें और फिर जो बचे, फिर जो रिजल्ट बचे उसका दुगना अगर 48 में जोड़ें और 180 मिल जाए तो समझ लो हमारा वही आंसर है। देखिए एक तरीका और है, अगर ये अच्छा लगे आपको तो आप इसको भी अपना सकते हैं। देखिए अगर हम मानते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर 112, तो इसमें से क्या माइनस कर दीजिए 48, तो इसका मतलब छोटी वाला कोण आपको मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण छोटे से क्या है 48 ज़्यादा है। तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 5 जाएगा 11 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचा 6। आप देखिए छोटा वाला कोण कितना आ गया 64। अगर छोटा कोण 64 है तो देखिए इसका दोगुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 128, और 128 में आप 48 जोड़ दीजिए। अगर आपको 180 मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका पहला वाला आंसर है। क्या मिल रहा है जोड़ने पर 180, इकाई का अंक 0 आ रहा है, नहीं, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बात आ रही समझ में? बात क्या कर रहे हैं, अगर ये बड़ा वाला कोण 112 है तो मतलब बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कैसा है 48 ज़्यादा है। तो यदि हम इसमें से 48 माइनस कर दें तो छोटा वाला कोण मिल जाएगा, और छोटे वाले कोण का अगर दुगना कर दें तो भाई बड़े वाले कोण के अंदर छोटा वाला तो ऑलरेडी है ना, दुगना कर दें तो दोनों का मिल जाएगा, उसमें 48 जोड़ दें तो क्या मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए, मतलब दोनों का योग मिलना चाहिए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की। तो देखिए पहले ऑप्शन में नहीं हुआ, अगर हमारा ऑप्शन क्या है सी को चेक कर लेते हैं। अब हमें 114 में से क्या माइनस कर देते हैं बच्चों, 48 माइनस कर देते हैं। देखिए 14 माइनस 8 करोगे 6 आएगा, 11 माइनस 5 करोगे तो भी 6 आएगा। ठीक, तो अब देखिए 14 माइनस 8 किया तो 6 आ गया, और 11 माइनस 5 किया तो भी 6 आ गया, तो 66 हो गया। इसका क्या कर दीजिए दोगुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से 1, 6 दूनी 12 1 13, 132। इसमें क्या जोड़ दीजिए 48। अगर 180 मिल जाता तो ये आंसर है। देखिए 0 7 और 1 8 की 0 और 1 ये 180 मिल गया योग। इसका मतलब हमारा 114 ही आंसर है। तरीका समझ में आया? तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सरल करें। आपको क्वेश्चन दिया है 1/2 की होल पावर -3 -2 इंटू 27 की पावर 1/3 2 की पावर 0 प्लस 4/9 की होल पावर 1/2। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां हमें लगे कि ये आसानी से सॉल्व हो सकता है तो हमें उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन कर देना है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ दिया है 1/2 की होल पावर -3, ठीक, -2 इंटू 27 की पावर कितनी दी है 1/3, और यहाँ क्या दिया है 2 की होल पावर कितनी 0, प्लस आपको दिया है 4/9 की होल पावर 1/2। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा ना सोचें इसके लिए। देखिए माइनस पावर जब होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे हमने बोला कि x/y की होल पावर यदि -1 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा y/x की पावर 1 में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही तरीका आपको इधर लगाना है। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले माइनस पावर दी है तो माइनस पावर के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। बात क्लियर? देखिए यहाँ पर आपको दी है माइनस पावर तो इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए प्लस में, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 -2। 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है 1/3, और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर बच्चों 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो ये कितना हो गया आपका 1, प्लस ये हो जाएगा आपका 2/3 की होल पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी दी है आपको 1/2। देखिए ये आ जाएगा 4 की पावर 2 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ आपका बनेगा x की पावर n अपॉन y की पावर n। तो इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन y की होल पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो रही बात? चलिए अब आप देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद। अब अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, अगला स्टेप देखें आप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, कितना हो गया ये 8 हो गया। अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल,
और ये 1 है, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, प्लस देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया। तो देखिए आप कितना हो गया 8 - 6 करेंगे कितना होगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 3 अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 3 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8/3। अब 8/3 कहाँ दिया आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो जब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा लॉजिक ना लगाते हुए सीधा सीधा इसको कर लें, क्योंकि आप सोचने में समय गवाएंगे कि हम क्यूब बनाएं स्क्वायर बनाएं। सच्चाई ये है कि आप सीधा सिंप्लीफाई कर लें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बक्से की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है तब इसका आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ समझनी है कि आयतन किस चीज़ का पूछ रहे हैं। आयतन पूछ रहे हैं बक्से का। तो बक्से भी 2 तरीके के होते हैं, एक घन और एक घनाव, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। तो अब आप कैसे समझेंगे कि ये क्यूबॉइड है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है और तीनों चीज़ें एक दूसरे से मेल नहीं खाती, यानी कि अलग अलग हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन में भी होती है और घनाभ में भी होती है, ठीक है। लेकिन घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम घनाभ की बात करें इसके विपरीत, तो वहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई की कैसी 3 गुनी है। तो अगर हम चौड़ाई कितनी ले लेते हैं, मान के चलिए b ले लेते हैं, तो आप बताइए लंबाई l कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी 3b के बराबर, और ऊंचाई h कितनी दी है आपको, वो दी है आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इन्होंने आपको क्या दिया है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम समझ लेते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए अगर हम एक घनाभ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों की बात करें, जैसे आपने कमरा देखा होगा घनाभ के आकार का, तो केवल और केवल उसकी दीवारों का क्षेत्रफल जो इसके चारों तरफ है, इस तरफ केवल और केवल इसकी दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब हम इसके फर्श को छोड़ देंगे और छत को छोड़ देंगे। तो जो घनाभ होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसकी बात कर रहे हैं हम, घनाभ की, ठीक है। हम समझ गए कि ये घनाभ है, तो वो क्या होता है 2HL + b, ठीक। अब आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए पूरा जतन क्या करना है आपको b चाहिए, l चाहिए, h आपके पास है, तो b और l निकालने का प्रयास चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए आपको कितना दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 दिया है, लिख दिया इसकी जगह पे। अब देखिए 2h की वैल्यू कितनी है 8, तो वो भी लिख दी। अच्छा l 3b के बराबर है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3b + b, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि क्या हो, आपका एक वेरिएबल आ जाए दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो देखिए ये हो जाए 16, 16 का वर्ग क्या होता है 256, तो ये हो गया 16, 16 बराबर किसके आ गया 3 और 1 4b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। तो b की वैल्यू अगर 4 आ गई तो बताइए l कितना होगा, l इसका 3 गुना है तो 12 हो गया। तो देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने चौड़ाई निकाल ली, लंबाई निकाल ली, ऊंचाई हमारे पास था ही। तो हम आयतन कैसे निकालते हैं, तो अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन किसका निकालना है भाई, अब समझ गए, ये घनाभ है। ये क्या चीज़ दी है आपको, एक बक्सा है, वो घनाभ के शेप का है, तो आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है l × b × h। तो अगर हम l की बात करें तो l कितना है 12, b की बात करें तो कितना है 4 और h कितना है 8, ठीक। चलिए तो करते हैं, 12 × 8 96 हो जाएगा, 96 × क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो देखिए 4 × 6 24 की 4 हासिल 2, 9 × 36 2 38, कितना आ जाएगा 384। अब यूनिट क्या दी थी सेंटीमीटर में, यूनिट सेंटीमीटर में दी थी, तो आयतन क्या होता है सेंटीमीटर की घात 3 होता है। तो 384 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 384। बात क्लियर है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या समझनी थी कि ये बक्सा जो था वो घन है या घनाभ है। तो देखिए हमने कैसे समझा इस चीज़ को कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कैसी है 3 गुनी है, बस इधर से समझ में आ गया। क्योंकि अगर ये घन होता तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते, तो ये घनाभ है पहली चीज़। अब हमने लिख लिया कि अगर उसकी चौड़ाई कितनी है b है, तो लंबाई कितना हो जाएगी l = 3b हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें उन्होंने ऊंचाई कितनी दी 8, तो हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। उन्होंने दिया है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है उसका 256 है।
अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 256 है तो हम जानते हैं क्या होता है 2h l प्लस बी होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया 256 के बराबर रख दिया, l बराबर 3b रख दिया, b की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें आयतन निकालना था तो आयतन के लिए हम जानते हैं l b h होता है, वैल्यू रख दी 384, आंसर आ गया। क्लियर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।